नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र परिचय जो बुक नंबर 1 है, इसके चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। देखिए, ये पूरे चैप्टर का नोट्स है, इसके 2 पार्ट में हम आपको समझाएँगे। पहला पार्ट आप इसे समझ सकते हैं और एक बात और बतानी है आपको कि इस बुक के आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 2-2 पार्ट्स के नोट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 के बारे में। सबसे पहला आपको समझना है कि सामाजिक संस्थाओं को कैसे समझ सकते हैं, सामाजिक संस्थाएं क्या-क्या होती है। तो देखिए, सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने-बाने के रूप में देखा जाता है। बहुत ही टफ लैंग्वेज है, आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको इजी करके समझाता हूँ कि सामाजिक संस्था क्या होता है। देखिए, संस्था पहले समझ लीजिए कि संस्था क्या होता है। संस्था एक ग्रुप होता है जो किसी न किसी प्रकार के कार्यों को निपटाने का काम करता है, समाज में एक स्थिरता लाने का काम करता है, समाज से समस्याओं से संबंधित कार्यों को समाधान करता है। ऐसा ही कुछ होता है सामाजिक संस्थाओं में भी। समाज से जुड़े ऐसे संस्थाओं का निर्माण होता है जिसमें उनके आस्था, संस्कृति, मानकों और उनके व्यवहार को समझा जा सकता है। अब ये क्या करते हैं संस्थाएं? तो ये संस्थाएं समाज को और बेहतर बनाने का काम करते हैं और उसको अच्छा बनाने का काम करते हैं। उसके अंदर जितनी भी परेशानियां होती है उसका समाधान करने का काम करते हैं। बहुत कभी-कभी आपने देखा होगा कि समाज में कुछ-कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है जिससे समाज के लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में ये संस्थाएं जो हैं वो समाज के अंदर उन चीजों को संभालने का काम करती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल की तरफ से समझिए। हाल में ही आपने देखा था कि देश नहीं पूरा विश्व कोरोना से परेशान हो गया था। अब परेशान होने के बाद क्या हुआ कि सरकार ने तो काम किया ही किया, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं भी थी जो कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा करते थे, भोजन मुहैया कराते थे, मेडिकल मुहैया कराते थे। तो ये है सामाजिक संस्थाओं का काम। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे अनौपचारिक संस्थाएं क्या होती है और औपचारिक संस्थाएं क्या होती है। कि जो महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। अनौपचारिक संस्थाओं में क्या होता है, परिवार आता है, एक परिवार आते हैं, उसके सदस्य आते हैं, विवाह वगैरह आता है और रिश्तेदारी अर्थात नातेदारी आता है। ये 3 पॉइंट जो है वो अनौपचारिक संस्थाओं में आता है। लेकिन अगर औपचारिक की बात कर ले तो इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने औपचारिक और अनौपचारिक के ऊपर बात किया है। तो औपचारिक में आपको कानून और शिक्षा को लिया जाता है, इससे जुड़े संस्थाएं आती है। तो अनौपचारिक संस्थाओं में ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, औपचारिक में ये 2 पॉइंट लिखना है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि सामाजिक संस्थाएं क्या होती है। आइए हम समझते हैं कि संस्था क्या होता है। तो देखिए, संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है। मतलब क्या होता है, संस्था जितने भी बनते हैं या निर्माण किए जाते हैं उनको कानून के अंदर काम करना होता है, या फिर जिस समाज, जिस संस्कृति के अंदर बनाया गया है उनके प्रथा को उसको मानना पड़ेगा। किसको? संस्था को। उसके नियमित तथा निरंतर कार्यचालन को, इन नियमों को काम जाने मतलब कि मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि कोई भी संस्था हो, उस संस्था को कानूनन प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ता है, या फिर जिस समाज के लिए संस्था का निर्माण किया गया है उस समाज के नियमों को, उनकी संस्कृतियों को, उनके प्रथाओं को पालन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करता है, मौका भी देता है कि सामाजिक संस्थाएं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती है। आपसे अगर पूछा जाए कि संस्थाएं क्यों बनती है, सामाजिक संस्थाओं का निर्माण क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि सामाजिक संस्थाओं का निर्माण समाज में रह रहे लोग, व्यक्ति या फिर किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से समाधान करने के लिए ही बनाई जाती है।
मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर काम करता है और दूसरा सदस्य घर एवं बच्चों की देखभाल करता है। अक्सर आपने मिडिल क्लास फैमिली में देखा होगा कि हमारे पापा जो हैं वो क्या करते हैं, घर से जाके बाहर काम करते हैं और हमारी माता जो है वो क्या करती है, हमारी मम्मी जो है वो घर के कार्यों को करती है, बच्चों को स्कूल भेजना, घर की साफ-सफाई, भोजन बनाना, भोजन पकाना, भोजन करवाना, ये सारे काम ऐसे ही होता है। तो इसे हम पता है कि इसे मूल परिवार की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। अलग-अलग समाजों में परिवार का भी अलग-अलग रूपरेखा होता है, अलग-अलग तरह से परिवार होते हैं। जिसमें पहला है आवास, स्थान के आधार पर। जिस जगह पर हम रहते हैं, उसके स्थान पर भी हमारे परिवार का रूपरेखा होता है, स्वरूप होता है। उसे 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है पितृ स्थानीय और फिर है दूसरा मातृ स्थानीय। एक यहाँ पे पिता का बोलबाला होता है, दूसरा जहाँ पे माता का बोलबाला होता है। वहीं पे दूसरा नंबर जो है, मैं आपको ये पृथ्वी वाला और मातृ वाला दोनों आगे समझाऊंगा। अभी आप इनके पॉइंटों को देख लीजिए। अब अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, अधिकार और अभाव के आधार। तो यहाँ पे भी पितृसत्तात्मक परिवार होता है और मातृसत्तात्मक परिवार होता है। जहाँ पे पिता की चलती है वो पितृसत्तात्मक, और जहाँ पे माताओं की चलती है वहां पे मातृसत्तात्मक। वंश के आधार पर भी परिवार का निर्माण होता है समाज के अंदर। इसमें भी पितृवंशीय होता है और मातृवंशीय होता है। तो देखिए, जन्म का परिवार और प्रजनन का परिवार भी होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार भी होता है। ये सारे सभी जो है पॉइंट, ये परिवार के प्रकार हैं कि किस किस प्रकार के परिवार हो सकते हैं। आइए अब इनको एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि परिवार में स्वरूपों में परिवर्तन कैसे होता है। परिवार का जो रूपरेखा होता है, जो ढांचा होता है, वो कैसे टूटता है, उनके अंदर टूटने की प्रक्रिया कैसे होती है। संयुक्त परिवारों का टूटना, एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें काफी लोग रहते हैं, जब वो बट जाता है तो इसे हम संयुक्त परिवारों का टूटना कहते हैं। और जब एक ही परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। पारिवारिक व्यवसायों में कमी भी परिवार के स्वरूप के परिवर्तन का प्रमुख रूप होता है। परिवार के स्वरूप में अगर रूपरेखा में परिवर्तन हो तो इसमें तो एक तो संयुक्त परिवार का टूटना हो जाएगा पहले नंबर पे। दूसरा नंबर जो है वो हो जाएगा पारिवारिक व्यवसायों में कमी। कोई ऐसा व्यवसाय है, ऐसे कार्य हैं जो हमारे दादा करते थे, उसके बाद मेरे पापा करते थे और वही काम अब हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब उस व्यवसाय में कमी हो गई तो कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ लोग मुंबई चले गए। तो ऐसे में क्या होता है कि परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया। तीसरा है स्त्रियों का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना। पहले सारे परिवार के लोग जब एक साथ रहते थे, उसमें से कुछ महिलाओं ने पढ़ के नौकरी वगैरह कर लिया और वो बाहर जाके काम करने लगे। ऐसे में ही परिवार का स्वरूप बदल जाता है। आर्थिक असुरक्षा के कारण देरी से विवाह या विवाह न करना। कभी-कभी घर परिवार में आपने देखा होगा कि यदि किसी का विवाह न हो या फिर असुरक्षा हो, घर में कलह हो, लड़ाई झगड़ा हो, इससे भी लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे भी ना स्वरूप में परिवर्तन आता है। अगला पॉइंट है नगरों में संबंध विच्छेद व तलाक के मामलों का बढ़ना। सिटी में क्या होता है कि आज शादी कल तलाक, फिर कल शादी परसों तलाक। तो ये संबंध जो है वो आपस में टूटते रहते हैं, परिवार बिखरता रहता है, जिस कारण से परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। अब हम आपको बताएंगे महिला प्रधान घर क्या होता है। परिवार में अगर महिला प्रधान घर है तो आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसको डिटेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, जब पुरुष शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, जब पैसे कमाने के लिए घर के मर्द बाहर चले जाते हैं, तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है। मतलब खेती भी करनी पड़ती है, खेती के कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है, बीज लाना पड़ता है, खाद खल्ली लाना पड़ता है। एकमात्र भरण पोषण करने वाली माता बन जाती है। मतलब वही एक ऐसी औरत हो जाती है जो अपने परिवार का भोजन पानी का ख्याल रखती है। ऐसे परिवार को महिला प्रधान घर कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी आंध्र प्रदेश, कोलम जनजाति समुदाय। इसमें क्या होता है कि महिलाएं ही घर का सारा काम करती है, खेती करती है, पशुओं को चराती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। तो ऐसे परिवार को आप क्या कहेंगे, महिला प्रधान घर कहेंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है परिवार लिंगवादी होता है। लिंगवादी का मतलब होता है जैसे कि जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। जैसे इंग्लिश में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कहते हैं, ऐसा ही होता है। परिवार लिंगवादी होता है। अब मैं आपको बता दूं, आज भी यही विश्वास है कि लड़का वृद्ध अवस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा। देखिए,
हमारे भारत में अब सोच तो आप किसी की बदल नहीं सकते ना, सोच बदला नहीं जा सकता, संस्कृति भी लगभग-लगभग नहीं बदली जा सकती, लेकिन अब जैसे-जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं तो उनके अंदर बदलाव आता जा रहा है। पहले के लोग यही सोचते थे कि घर का जो लड़का होता है ना, वो वृद्धावस्था में जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो लड़का उनका देखभाल करता है, उनके बुढ़ापे की लाठी बनता है। लेकिन आजकल के समय में आपने देखा होगा कि बच्चा जवान होता नहीं है कि माँ-बाप के साथ उसकी लड़ाइयाँ, झगड़े होने लगते हैं। खासकर जब लड़के की शादी हो जाए तब तो समझो कि परिवार में कलह ही बन जाता है। और अब ऐसा अगर आप मानते हैं कि लड़का ही वृद्धावस्था में माँ-बाप के बुढ़ापे का सहारा बनता है तो ये गलत है। आज लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। लड़कियाँ भी अपने माँ-बाप के लिए उतना ही करती हैं जितना लड़के करते हैं। और जहाँ तक ये बात वृद्धावस्था की है, बुढ़ापे की बात है, तो लड़कियाँ भी अपने माँ-बाप के लिए लाठी का सहारा होती है, तैयार होती है। लड़की विवाह करके दूसरे के घर चली जाएगी, ऐसा सोचना होता है आज के अभिभावकों के, माँ-बाप की। इस तरह लड़कियों की उपेक्षा की जाती है, मतलब वैल्यू कम होता है, उनकी इज्जत कम होती है। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है, पेट में ही अगर पता चल जाए कि लड़की है तो उसे मार दिया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी। मान लीजिए कि भारत में अगर 1000 लड़के हैं तो 927 लड़कियां हैं, बाकी लड़कों की शादी ही नहीं होगी। अब एक लड़कियां दो दो लड़कों से शादी तो करेगी नहीं। तो दिक्कत यही बात पे है कि जैसे जैसे लड़कियों की उपेक्षा होती है, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, भ्रूण हत्या होता जा रहा है, ऐसे में लड़कों की शादी एक समय ऐसा आ जाएगा कि होगा ही नहीं। और ये बात कब की है? 2001 की है। और आज हम लोग कब हैं? 2023 में। आज का आकलन किया जाए तो 1000 लड़कों पर मात्र 800 के आसपास लड़कियां हैं, मतलब 200 लड़कों की शादी नहीं हो रही है। और देखिए, समृद्ध राज्य जैसे कि पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो बहुत खराब स्थिति में है ये सब जगह। यहाँ पर लड़कियों का बहुत ज्यादा वैल्यू कम है, उपेक्षा किया जाता है, भ्रूण हत्या किया जाता है। ये जितने भी सो कॉल्ड राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर महिलाओं की इज्जत कम होती है, पेट में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। तो ये परिवारवादी जो है, परिवार जो है वो लिंगवादी होता है, इस बात का उदाहरण है। परिवार जो है वो प्रत्यक्ष नातेदारी संबंध से जुड़े संबंधों से जुड़ते व्यक्तियों का एक समूह है। इसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि एक परिवार में प्रत्यक्ष नातेदारी होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच वह सूत्र होता है, मतलब माध्यम होता है, जो या तो विवाह के माध्यम से या फिर वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ता है। एक परिवार से अनेक सदस्यों को इसमें जोड़ा जाता है। रक्त के माध्यम से बने नातेदारी को समरक्त नातेदार और रक्त मूलक नातेदार, या विवाह के माध्यम से बने नातेदारी को विवाह नातेदार और विवाह मूलक नातेदार कहते हैं। इस पॉइंट को समझिए, एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगर खून का मामला है, खून मतलब मर्डर मत समझ लीजिएगा, खून से खून, जैसे मैं पापा का बेटा हूं तो मेरे और पापा के बीच में खून का रिश्ता है। अगर ऐसी रिश्तेदारी है तो इसे आप समरक्त, मतलब एक बराबर रक्त के नातेदार या रक्त मूलक नातेदार कहेंगे। लेकिन यदि आपने किसी लड़की से शादी किया है तो वो भी तो आपके रिश्तेदार ही होगी, वो तो आपके नाते में जुड़ गई, तो उसे आप विवाह मूलक नातेदार कहेंगे। अब हम आपको विवाह संस्था के बारे में बताते हैं। विवाह को दो व्यस्क स्त्री और पुरुष व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों का सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया गया है। विवाह क्या होता है? तो अक्सर अक्सर क्या, हमेशा आपने देखा होगा कि लड़का और लड़की के बीच में ही शादी होता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि लड़का ने लड़का से शादी कर लिया। हालांकि आजकल ये घटनाएं हो रही है कि लड़की ने लड़की से शादी कर लिया, लड़के ने लड़के से शादी कर लिया। अब ये कलयुग है, कुछ भी संभव हो सकता है। हमारी संस्कृतियां तो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, लेकिन अभी भी विवाह जो होता है वो स्त्री और पुरुष के बीच में ही होता है, क्योंकि इन दोनों के लिंगों का संबंध ही विवाह कहलाता है। इसे आप परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि विवाह जो है दो अलग अलग व्यस्त स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक संबंध को कहते हैं। इस तरह से आपने विवाह संस्था को समझ लिया। अब देखिए, विवाह के विभिन्न स्वरूप को समझ लीजिए कि विवाह के रूप है, अलग अलग रूप है। अलग अलग रूप को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक विवाह, बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक विवाह को समझ लेते हैं। एक विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी रखने की अनुमति देता है।
अब देखिए, एक विवाह का मतलब होता है एक मर्द जो है वो एक औरत के साथ ही शादी करेगा। ये नहीं कि एक पुरुष जो है वो अलग अलग महिलाओं से शादी कर लिया, ऐसा नहीं होगा। एक विवाह में एक पुरुष एक महिला के साथ ही रह सकता है, तो इसे आप एक विवाह कहेंगे। वहीं बहु विवाह की बात कर लें तो यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में अधिक साथी रखने की अनुमति देता है। मतलब एक व्यक्ति जो है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना चाहे वो शादी कर सकता है, उतनी महिलाओं को अपनी पत्नी बना सकता है। तो ये बहु विवाह था। अब बहुपत्नी विवाह को भी समझ लीजिए, एक पति की अनेक पत्नियां हो सकती है। मतलब ऑफिशियल वो अलग अलग शादियां कर सकता है, जैसे पहले के राजा महाराजा या फिर अभी के भी राजा महाराजा जो है, और अभी के बहुत सारे लोगों ने अभी भी कर रखा है, 2 3 4 5 शादियां होती रहती है। बहुपति विवाह भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पति के अनेक पति होते हैं, मतलब एक औरत ने अलग अलग लड़कों से शादी कर रखा है तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। मतलब एक ही महिला के कई सारी पतियों का होना बहुपति विवाह कहलाता है। अंतर विवाह के बारे में समझ लेते हैं। यह विवाह ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति जो है उसी संस्कृति समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से सदस्य होता है। जैसे जाति विवाह भी इसको कह सकते हैं। जाति के नियमों के बारे में मैंने आपको जब बताया था, उसमें बताया था कि इसके नियम कठोर होते हैं और कठोर होने के कारण इन्हें अपनी जाति में ही शादी करना होता है। जैसे मैं एक ब्राह्मण जाति को ले लेता हूँ। अब ब्राह्मण का लड़का दूसरे ब्राह्मण की लड़की से ही शादी करेगा, इसे अंतर विवाह कहते हैं। मतलब अपने ही, अंतर मतलब आपस में ही, अपने जाति में ही विवाह कर लेना अंतर विवाह कहलाता है। अब वहीं पे बहिर्विवाह कह ले तो इसका सबसे अच्छा, इस विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर निकलकर विवाह करता है। जैसे आजकल लव मैरिज में होता है, लड़की पसंद आई, लड़कों ने शादी कर लिया। उदाहरण, गोत्र जाति और नस्ल से ऊपर निकल के लोग शादी करते हैं, अपने ग्रुप से, अपनी जाति से बाहर निकल के शादी करते हैं, उसे हम बहिर्विवाह के नाम से जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कार्य और आर्थिक जीवन क्या होता है। तो देखिए, कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक और अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका उद्देश्य मानव की आवश्यकता पूरी करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना होता है। देखिए समझिए बात को कि कार्य और आर्थिक जीवन क्या है। कार्य एक ऐसा सेवा है, परिश्रम है, काम है जिसके द्वारा आप अपने परिवार वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनके भोजन का भोजन जुटाने की कोशिश करते हैं, बच्चों के पढ़ाई का कोशिश करते हैं, अपनी सेवाओं से ऐसे धन अर्जित करते हैं जिससे उनके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। इसे आप कार्य और आर्थिक जीवन के रूप में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो देखिए, पहला विशेषता तो है कि अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन हो गया है, काम के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही है। दूसरा है कार्य के स्थान में परिवर्तन, एक जगह से दूसरे जगह पर जाके काम करना पड़ता है। तीसरा है औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास, जैसे जैसे मशीन विकास कर रहे हैं, लोगों को काम में कमी हो रही है, उनके श्रम में कमी हो रही है। चौथा है पूंजीपति जो उद्योगपति होते हैं उनके कारखाने, जो पैसे वाले हैं वही बिजनेस कर रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। उसके बाद है विशिष्ट कार्य के अनुसार वेतन। जैसे आप कितना भी मेहनत कर लें उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जब तक, इसको अभी के समय बताते हैं, टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा आपको पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक रिक्शा खींचने वाले और एक ऑफिस में काम करने वाले दोनों की सैलरी में अंतर होता है, ये इसका अच्छा उदाहरण है। अगला पॉइंट है प्रबंधक द्वारा कार्यों का निरीक्षण। बड़े बड़े ऑफिसर जो है वो कार्यों को निरीक्षित करते हैं, चेक करते हैं। ये अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताओं में है। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना, ये आधुनिक समाज की अर्थव्यवस्था है कि किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी में आप सही तरीके से काम करें, अनुशासन बनाए रखें। और अगला पॉइंट है परस्पर अर्थव्यवस्था का असीमित विस्तार। मतलब कि जो आप कह सकते हैं कि पैसे और धन कमाने की बात आती है, उसका बहुत ज्यादा अब लालच बढ़ रहा है, लोग अधिक से अधिक पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताएं। आइए अब हम जानते हैं कि कार्य रूपांतरण क्या होता है। तो देखिए, औद्योगिक प्रक्रियाएं सरल प्रक्रियाओं में विभाजित हो रहा है, इसी को कार्य रूपांतरण के रूप में देखा जाता है कि जितने भी काम थे अब मशीनों के द्वारा उसे आसानी से कर लिया जा रहा है, बहुत कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा रहा है। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती जा रही है, जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि होलसेल मार्केट की आवश्यकता होती जा रही है, अधिक से अधिक समय बचाने के लिए और अधिक से अधिक उत्पादन को बेचने के लिए।
अगला पॉइंट हमारा कहता है उत्पादन की प्रक्रिया में नव परिवर्तन। जैसे जैसे फैक्ट्रियों में नए नए मशीन आ रहे हैं तो उनके उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक उत्पादन होता जा रहा है। देखिए, स्वचालित उत्पादन की मतलब को आप समझ सकते हैं कि अब मशीनों में लोगों की कमी महसूस नहीं होती, स्विच दबाओ और काम शुरू हो जाता है। तो ये है स्वचालित उत्पादन, ऑटोमेटिक सिस्टम। अगला पॉइंट है उदार उत्पादन और कार्य विकेंद्रीकरण। देखिए, अब कामों का विकेंद्रीकरण होता जा रहा है, कार्यों का विकेंद्रीकरण होता जा रहा है। विकेंद्रीकरण के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप विकेंद्रीकरण के वीडियोस को जरूर देखें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें पहला आता है शक्ति और दूसरा आता है सत्ता। तो शक्ति क्या होता है? शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरे के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। शक्ति के माध्यम से व्यक्ति या फिर समाज में रहने वाले समूह दूसरों द्वारा विरोध करने के बावजूद भी अपने कामों को पूरा करने की योग्यता रखते हैं। उन्हें अपने काम करवाने का ज्ञान है। सत्ता में आ जाएगा कि शक्ति का उपयोग किया जाता है और सत्ता के माध्यम से इन कामों किया जाता है। जैसे राजनीति की बात करें, राजनेता जब कैसे अपने सत्ता का उपयोग करके कार्यों को करवाते हैं। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, पब्लिक उसे स्वीकार करती है, क्योंकि जनता के द्वारा ही तो सत्ता किसी को दिया है। राज्य विहीन समाज ऐसा समाज है जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव होता है। औपचारिक का मतलब है कि ऑफिशियल वहां पे संस्थाएं बहुत कम होती है। राज्य की संकल्पना, राज्य वहां विद्यमान होता है जहां सरकार का एक राजनीतिक तंत्र और एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। राज्य, अब जब किसी भी राज्य की बात करें तो उस राज्य के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर उस राज्य के सत्ताधारी, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, वो उस पर काम करते हैं। राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसपे वहां के मुख्यमंत्री शासन करते हैं। उन्हीं के राज प्रभुसत्ता, नागरीय और अवसर राष्ट्रवादी विचार द्वारा प्रभाषित होता है। जिसमें प्रभुसत्ता क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मतलब एक दायरा, एक जमीन का टुकड़ा है, एक राज्य की अवशासित शासन से है। मतलब एक ऐसा जगह जिसपे किसी सत्ताधारी का अधिकार हो, प्रभुसत्ता कहलाती है। यहाँ पे चैप्टर 3 जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना, उसका पार्ट 1 समाप्त हो गया है। इसके पार्ट 2 को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की जानकारी जो है वो आप सभी को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आप हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।